हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ईंधन का न्यूनतम कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि न्यूनतम कैलोरिक मान, इसे ही हम लोग हिंदी में ऊष्मीय मान भी कहते हैं, वो न्यूनतम है बताना है। सबसे न्यूनतम कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल का होगा सो बताएंगे। ऑप्शन में आपको 4 फ्यूल्स दिया हुआ है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी कोक। आइए सबका जान लेते हैं कितना होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान। तो पेट्रोल का होता है आपका 50 किलो जूल पर ग्राम, और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जिसका होता है 48 किलो जूल पर ग्राम, और डीजल का होता है आपका 45.5 किलो जूल पर ग्राम, और कोक का होता है 33 किलो जूल पर ग्राम। और यही अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का उसका होता है सबसे ज़्यादा 150 किलो जूल पर ग्राम। यहाँ से भी क्वेश्चन एक साल पूछा गया था कि किस ईंधन का सबसे ज़्यादा उसमें मान होता है, इनकी कैलोरीफिक मान सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वहाँ पे टिक करेंगे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा होता है कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम। इसीलिए हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल भी कहा गया है, इनकी भविष्य का ईंधन भी कहा गया है इसे। तो आइए क्वेश्चन हमारा था सबसे कम यानी कि न्यूनतम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे कम किसका है, तो कोक का, कोक। तो आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक फोकस लंबाई +60 सेंटीमीटर एवं दूसरा फोकस लंबाई -20 सेंटीमीटर वाले दो पतले लेंस को स्पर्श एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, तो उसका संयोजन का फोकस लंबाई कितना होगा, यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ बताना है जब दोनों को एक दूसरे के स्पर्श में रखा गया है। तो जब दो लेंस को एक दूसरे के स्पर्श में रखा जाता है तो उसका कंबाइंड पावर हम लोग जानते हैं P = P1 + P2 हो जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग लेंसेज का पावर ऐड हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन का पावर हो गया P। तो इसको और हम लोग जानते हैं पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का यानी कि फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो P = लिख लेंगे 1/f = P1 को लिख लेंगे 1/f1 और प्लस P2 को लिखेंगे 1/f2। तो 1/f = f1 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्लस में 60 और f2 दिया हुआ है आपका माइनस में 20, तो इसको माइनस कर लेंगे 1/20। तो यहाँ से एलसीएम कर लेंगे 60 और 20 का, तो चलिए यहाँ पे 120 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे -6 और ये घट करके आ जाएगा आपका -4/120। और ये देखिए 4 से 120 कटेगा भी 30 बार में, तो बराबर लिख लेंगे -1/30। तो यहाँ से हम लोग को मिला 1/f = -1/30। तो यहाँ से f = बता देंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ यही हो जाएगा, इनकी संयोजन का फोकस लंबाई हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के ऊपर भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पृथ्वी से ऊंचाई होता है आपका 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन ए है आपका सूरज, ऑप्शन बी श्वेत डवार्फ तारा, ऑप्शन सी है अल्फा सेंचुरी और ऑप्शन डी आपका है प्रोटो स्टार। पूछा जा रहा है आपसे इन सभी ऑप्शंस में से कौन है जो कोई भी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो हम लोग आंसर देंगे इसका सफ़ेद डवार्फ तारा, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सफ़ेद बामन तारा भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़ेद बामन तारा तब तक दीप्त दिखाई देता है, यानी कि तब तक उससे प्रकाश निकलते रहता है जब तक कि हीलियम गैस उसमें बचा रहता हो, और ये धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं और अंत में इसका दीप्त होना यानी कि प्रकाश का निकलना, चमकना वो स्वतः बंद होने लगता है हीलियम की एब्सेंस के कारण। इसीलिए और ये जो है कृष्ण बामन तारा में भी बदल जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि सफ़ेद बामन तारा यानी कि सफ़ेद डवार्फ तारा जो है ये कोई भी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ हीलियम गैस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 20, आपेक्षिक प्रतिरोध ρ1 एवं ρ2 रखने वाले पदार्थ को दो समरूपी तारों को सिरे से सिरे तक
जोड़ा जाता है, सिरे से सिरे तक जोड़ते हैं हम लोग किस कॉम्बिनेशन में, तो श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो संयोजन का प्रभावी अपेक्षिक प्रतिरोध क्या होगा सो बताएंगे। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि तार जो है कैसा है, तार है तो समरूपी तार, इसका मतलब होता है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए दो तार को हम लोग ऐड कर लिए, एक तार है हमारा AB और दूसरा तार है BC। दोनों का लंबाई भी L लिखेंगे क्योंकि समरूपी तार है, एक जैसा तार है, और प्लस दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A होगा। जब दोनों को श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R है और इसका दूसरे वाला है क्या भी R, तो इस दोनों को जब श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R यानी कि 2R रेसिस्टेंस हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि आप अपेक्षिक प्रतिरोध बताइए, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन का बताना है टोटल, तो L डैश कितना हो जाएगा, तो L प्लस L 2L बोल देंगे, और A डैश सेम ही रह जाएगा क्योंकि ये समरूपी तार है, तार का क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे इसी दोनों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है दो प्रतिरोध को, तो हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2। और हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस होता है रो L अपॉन एरिया, और ये कॉम्बिनेशन का है इसलिए इसमें डैश लगा लेंगे, इक्वल टू इसी तरीके से R1 का लिखेंगे रो1 L अपॉन A, और प्लस दूसरी वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू लिख देंगे रो2 L अपॉन A। तब यहाँ पे देख रहे होंगे L अपॉन A कॉमन है, और इधर रखेंगे हम लोग वैल्यूज रखेंगे, रो L डैश कितना लिख लेंगे, तो L डैश लिख लेंगे हम लोग 2L, और क्रॉस सेक्शंस में चूंकि कोई चेंजेस नहीं है तो A रहेगा, और अपॉन इधर देखिए L बाई A कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा आपका रो1 प्लस रो2। यहाँ से देखिए L अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से लिखेंगे 2 रो इक्वल टू रो1 प्लस रो2, इसलिए रो इक्वल टू बोल देंगे रो1 प्लस रो2 बटा 2। यही हो जाएगा उस कॉम्बिनेशन का यानी कि संयोजन का इफेक्टिव अपेक्षिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य के क्रोध का तापमान यानी कि सनस्कोर का टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन ए है 10 का पावर 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 का पावर 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 का पावर 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी आपका है 10 का पावर 10 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के क्रोध का तापमान जो होता है वो 10 का पावर 8 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है 10 का पावर 8 डिग्री सेल्सियस। और इसी से रिलेटेड दो पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, ये भी किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा हुआ ही सेंटेंस है। जैसे पूछा गया था सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा, तो ये देखिए आपका था सूर्य के क्रोध का तापमान था मतलब केंद्र का, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है सूर्य की सतह का तापमान, तो आप आंसर टिक करेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर पूछा जाएगा पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होगा, तो वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस ही टिक करेंगे। कभी कभी ऑप्शंस में 5800 5500 इस तरीके से देगा, तो आप देख लीजिएगा 6000 के अराउंड मतलब 6000 के नज़दीक जो भी ऑप्शंस होंगे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के सतह और पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के सतह दोनों का तापमान बराबर होती है, और वो कितना होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था सूर्य के केंद्र का यानी कि क्रोध का तापमान कितना होगा, तो ऑप्शन टिक करेंगे 10 का पावर 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, 30 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म ABC, ये देखिए प्रिज्म आपका है ABC का एक फलक AC यानी कि एक फेस जो है आपका AC, इसको चांदी से चमकाया जाता है, मतलब इसको रंग दिया जाता है, सिल्वर पेंटिंग किया गया सिल्वर से चांदी से। फिर बोला गया फलक AB देखिए आपका ये है, इस पर आपतित किरण है आपका 45 डिग्री कोण पे कोई भी प्रकाश की किरण AB फलक पे आपतित होता है। और फिर बोला गया है AC से परावर्तन के पश्चात अपने मूल पथ पर ही वापस चली जाती है। ये प्रकाश AB के फेसेस से इंटर करेगा 45 डिग्री सेल्सियस पर, और चूंकि ये इधर फेस जो है AC रंगा हुआ है इसलिए प्रकाश इससे इधर नहीं निकलेगा, वापस इसी रास्ते से आ गया। तो फिर बोला गया कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। ये जो प्रिज्म है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा सो पूछा गया। तो अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं होता है sin I अपॉन sin R, स्नेल्स का नियम यही बताता है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे सारा वैल्यू, sin I यानी कि आपतन कोण कितना है आपका 45 डिग्री, और इधर लिखे sin R
तो आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, क्योंकि इधर एक सतह को रंग दिया गया है, अगर ये रंगा हुआ नहीं रहता तो किसी दूसरे एंगल से इधर निकलता, लेकिन ये रंगा हुआ है, इस वजह से इसका परावर्तन कोण भी कितना लिख लेंगे, तो प्रिज्म के कोण के बराबर, यानी कि साइन 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे, इसी का रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2/2, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 2√2। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक वो √2 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्यास्त यानी कि सनसेट के समय सूर्य प्रतीत होता है, ऑप्शन ए ठीक वहां जहां वह वास्तविक में है, ऑप्शन बी जहां वह वास्तविक में है उनसे ऊपर, ऑप्शन सी जहां वह वास्तविक में है उनसे नीचे, ऑप्शन डी सूर्य की स्थिति के नीचे। तो सनसेट यानी कि सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। वो ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो वो ऊपर अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कारण क्या होगा, तो सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण अगर पूछेगा तो बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है, जहां वह वास्तविक में है उनसे थोड़ी सी ऊपर प्रतीत होगा सूरज, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यूरेनियम 238 में यूरेनियम 235 की परसेंटेज में वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड प्रोसेस, यानी कि इसको कहेंगे समवृद्धि कहेंगे, या फिर इसी को दूसरी शब्द में कहा जाता है संवर्धन, इसी का दूसरी सेंटेंस एक शब्द है संवर्धन भी इसे कहते हैं। तो पूछा जाएगा यूरेनियम 235 में 238 के परसेंटेज में वृद्धि करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे समवृद्धि या फिर संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 25, 27 CD ये देखिए कैंडेला लिखा गया है, कैंडेला किसका यूनिट होता है, तो प्रकाश की ज्योति तीव्रता का। तो क्वेश्चन आपका है 27 कैंडेला वाले लैंप को एक पर्दे से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसकी चमक पर्दे से 15 मीटर की दूरी पर रखे 75 कैंडेला वाले लैंप की चमक के बराबर हो जाए, यानी कि टोटल डिस्टेंस दे दिया आपका 15 मीटर की दूरी। तो यहाँ देखिए आपका ये है दो पर्दे के बीच की दूरी कितना दे रहा है आपका 15 मीटर, और ये दूरी मान लेते हैं, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इस लैंप को यानी कि 27 कैंडेला वाले लैंप को पर्दे से कितनी दूरी पे रखेंगे, तो मान लेते हैं ये लैंप को पर्दे से x दूरी पे रखे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पर्दे से, तो 15 - x कर लेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका 15 दिया हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि आपका चमक जो होगा प्रकाश का दोनों के बराबर होगा, तब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे चमक जो होता है आपका वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आई बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला लिख लेंगे 1/x² इक्वल टू, और ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा 15 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई लिखेंगे, चमक दोनों की बराबर है तो ये ऐसे कट ही जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x² इक्वल टू 15 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे 15 - x, x इधर आपका प्लस में आ जाएगा तो 2x इक्वल टू लिख लेंगे 15, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चला 15/2 यानी कि 7.5। तो देखिए आपको ऑप्शन में कहीं भी 7.5 मीटर नहीं है, तो 6 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे 6 मीटर, करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, ऑप्शन ए आपका है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी दृश्य किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी परावैग्निक किरणें। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर अवरक्त किरणें का स्रोत जो होगा प्राकृतिक स्रोत, यानी कि पृथ्वी पे अगर पूछा जाएगा आपसे अवरक्त किरणें का प्रकाश का स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत, तो बोलेंगे सूरज, यानी कि सूरज से पृथ्वी पे कौन सी किरण प्रकाश पहुंचता है, तो अवरक्त प्रकाश। इसी अवरक्त प्रकाश के कारण पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गर्म होती है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे गर्म वस्तुएं कौन सी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, कौन सी किरण को उत्सर्जित करेगा, तो अवरक्त किरण ही उत्सर्जित करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है,
यदि पूरे वातावरण में जल जिसके अपवर्तनांक कितना है 4/3 से भर दिया जाए तब प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा सो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहा। इस पूरे को हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, वो सेकेंड में आपका, और उसको समय को T1 लिख रहे हैं। समय T1 हो गया आपका 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको पूरी सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ये 500 सेकेंड हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल कहते हैं। तो दूरी चाल, और चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो फिर से इस चाल को हम लोग तोड़ दिए और ये दूरी कितना हो जाएगा, तो दूर प्रकाश को कहाँ से कहाँ तक आना है, तो सूर्य से प्रकाश तक ही आना है। ये दूरी फिक्स है, जबकि वो निर्वात आपका निर्वात में चले या फिर आपका जल में, दूरी तो वही कवर करना है सूर्य से पृथ्वी तक का। तो दूरी x मान लिया और समय मान लेते हैं इसका T1। और जब जल रहेगा वातावरण में तब वो दूरी भी x ही होगा, और जबकि समय अलग हो जाएगा जिसको पूछा जा रहा है उसको T2 लिखेंगे। x से x को कैंसिल कर लेंगे, T2 आपका ऊपर चला जाएगा और T1 नीचे। और जल का अपवर्तनांक देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 इक्वल टू लिख देंगे T2/T1। और T1 देखिए आपका क्वेश्चन में है दिया हुआ 500 सेकेंड, तो यहाँ पे 500 सेकेंड लिख लिया। तो यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 × 500 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा T2। तो T2 इक्वल टू इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2000/3, और इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड, ये चूंकि आया है सेकेंड में आया है 2000/3। ऑप्शन देखिए तो आपको मिनट में ही दिया हुआ है, तो इसको 60 से भागा कर लेंगे, 60 से इसको भागा करेंगे, 0 कैंसिल, और ये भी आपका कैंसिल आउट होगा। 2 से काटें इसको तो 3, और 2 से इसे काटें तो 100। तो ये हो गया आपका 100/9 मिनट, 100/9 मिनट बोलेंगे। ऑप्शन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.1/9 मिनट। तो देखिए कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा, तो वो ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 38%, ऑप्शन डी आपका है 47%। क्वेश्चन में पूछा गया सूर्य का जो टोटल ऊर्जा है वो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत आता है, तो सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देखें 51 तो नहीं दिया है, 47% दिया है, तो 47% ही ऑप्शन सही करेंगे, डी। नंबर 29, चित्र में दो आपतित किरणें P और Q को दर्शाया गया है जो समांतर किरणें R और S के रूप में निर्गत होती है। तो बॉक्स जो आपका दिख रहा है A, ये देखिए आपका आपतित किरण है P और Q, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया, उस बॉक्स का नाम दिया गया है A। तो बॉक्स में प्रयोग किया गया डिवाइस जो है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी आपका है अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निर्गत किरण, अगर ये दर्पण होता तो प्रकाश इधर अपवर्तित नहीं होता, ये प्रकाश अपना ही रास्ता में इधर ही वापस आ जाता। तो ऑप्शन डी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, दर्पण नहीं हो सकता। एक जगह पे जो भी डिवाइस होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और प्रिज्म, तो देखिए यहाँ से बारी बारी से सभी से प्रकाश का देख लेते हैं कैसे निर्गत करता है। ये देखिए आपका है उत्तल लेंस, ये क्या है उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस से जब प्रकाश आती है तो वो फोकस पे सभी प्रकाश मिलता है ऐसा। और जबकि अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में प्रकाश लेंस से अपवर्तित होने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। और जबकि प्रिज्म की भी बात कर लें, प्रिज्म, तो प्रिज्म में जब प्रकाश आता है इस तरीके से तो वो अपने रास्ता से ना जा करके वो विचलित होकर के प्रिज्म की आधार की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह का देखिए प्रकाश का रेज को आप कंपेयर कीजिए तो ऐसा कहीं भी नहीं है। ये देखिए आपका एक जगह मिलता हुआ दिख रहा है इमर्जेंट रे, ऐसा तो इसमें है नहीं, अलग अलग दिशाओं से आया और वो एक दूसरे के पैरेलल चला गया, तो ये आपका नहीं हो सकता। और प्रिज्म में भी देख रहे हैं हम लोग, प्रकाश आया लेकिन वो अपवर्तित होने के बाद वो मुड़ गया है, तो ऐसा ये भी नहीं हो सकता,
ये भी। और जबकि अवतल लेंस का देखें तो इसके किरण से थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, जबकि अपोजिट है फिर भी बोल सकते हैं कि वो मैचिंग हो रहा है। देखिए अलग अलग दिशाओं से प्रकाश निकला और पैरेलल था, यहाँ भी देखिए अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आया और एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो इससे थोड़ा सा सिमिलैरिटी हो सकता है अवतल लेंस से। है भी फिर भी अपोजिट ही है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है। आपतित किरण अगर यहाँ देखिए पैरेलल है तो यहाँ पे निर्गत किरण पैरेलल है। तो इस तरीके से अवतल अवतल लेंस से थोड़ा सा सिमिलर हो जा रहा है ये डिवाइस ए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बोलेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बायोगैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है सो बताएंगे। तो ऑप्शन ए आपका है मीथेन CO2, ऑप्शन बी C2H6CO2, ऑप्शन सी CH4NO2, ऑप्शन डी है आपका C2H6NO2। तो बायोगैस होता है आपका मीथेन यानी कि CH4 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी दोनों गैसेस का मिक्सचर होता है बायोगैस। तो बोल सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।